Good morning, students. Today's topic to correct deficit and excess डिमांड। बेटा आज का टॉपिक रहेगा एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने का। बेटा हाउ टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। बेटा कौन से भी हो, चाहे एक्सेस डिमांड हो चाहे हो डेफिसिट डिमांड, कौन सी भी डिमांड इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि डेफिसिट डिमांड में तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, प्रोडक्शन कम होता है, प्राइस लगातार गिरते हैं। लेकिन एक्सेस डिमांड के अंदर बेटा क्या होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो उसका, तो रेगुलर उस चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। तो इस कारण से इकोनॉमी के अंदर क्या आता है बेटा, ट्रेड साइकिल। नॉर्मली प्राइस लगा लो तो हर दिन प्राइस एक जैसे नहीं होते, समय के अनुसार टाइम टू टाइम वो प्राइस कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज होते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोल लेंगे बेटा, यहाँ पे ट्रेड साइकिल। ड्यू टू एक्सेस डिमांड प्राइस राइज होते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड प्राइस क्या होते हैं, कम। तो दोनों को करेक्ट करने के लिए वहाँ पे दो चीज़ें आगे आती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी। बेटा बजटरी पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी का अनदर नेम क्या बेटा, यहाँ पे बजटरी पॉलिसी। और सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बेटा गवर्नमेंट टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड पॉलिसी इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। सरकार की कुल रेवेन्यू और कुल एक्सपेंस से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिस्कल या बजटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट की टोटल इनकम या रेवेन्यू। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करती है, तो एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स, पब्लिक के कामों के ऊपर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, ब्रिज है, डैम वगैरह। बेटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर सरकार खर्च करती है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस के ऊपर, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस के ऊपर, वकीलों के ऊपर, आर्मी के ऊपर। और गवर्नमेंट के और खर्चे कहाँ पे होते हैं बेटा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। ऐसे ही बेटा गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से आती है बेटा, मेन तो टैक्सीज से। टैक्सीज दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन टैक्स। टैक्स से अगर गवर्नमेंट की इनकम का पूरा ना पटे तो बाकी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, पब्लिक से लोन लेती है या आरबीआई से उधार पे रुपए या बोरोइंग या लोन लेती है बेटा। तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए गवर्नमेंट और दैट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट। अब तो बेटा अब ये आपको पता है कि गवर्नमेंट जितना खर्च करेगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंस, तो पब्लिक की क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट ने पब्लिक की इनकम कम करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी ताकि लोगों की इनकम क्या हो जाए, कम हो। और गवर्नमेंट अपनी इनकम या रेवेन्यू क्या कर देगी बेटा, बढ़ा देगी। रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगी, टैक्स इंक्रीज करके। तो टैक्स गवर्नमेंट लोगों से ज़्यादा लेगी तो पब्लिक की इनकम इनडायरेक्टली वे से क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी और अपने इनकम क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। ऑलरेडी अगर वहाँ पे डेफिसिट डिमांड है तो हमने लोगों की इनकम इंक्रीज करनी है। तो इनकम गवर्नमेंट कैसे बढ़ाएगी पब्लिक की, अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके या अपनी इनकम क्या करके बेटा, कम करके, टैक्स कम करके। तो जब मान लो वहाँ पे एक्सेस डिमांड हो तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस टैक्स। टैक्स कम कर देगी गवर्नमेंट, अपने खर्चे इंक्रीज कर देगी। टैक्स कम क्यों करेगी, ताकि लोगों के पास खर्च करने वाली यानी डिस्पोजल इनकम बची रहे लोगों के हाथ में। और इसके बाद बेटा गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, यहाँ पे
पब्लिक बोरोइंग एंड यहाँ पे बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से क्या कर दे बेटा, हमें उनसे पैसा कम लेगी ताकि पैसा पब्लिक के पास पड़ा रहे। डेफिसिट डिमांड में क्या होता है बेटा, डेफिसिट डिमांड में मतलब कि हमने लोगों की इनकम इंक्रीज करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी ताकि पब्लिक की इनकम बढ़े, और अपनी इनकम कम कर देगी। इनकम कम कैसे करेगी बेटा, यहाँ पे टैक्स कम करके, लोगों से बोरोइंग या आरबीआई से बोरोइंग कम लेके बेटा। तो ये हमने टॉपिक किया है फिजिकल पॉलिसी किसे कहते हैं। गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम रिलेटेड पॉलिसी इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होते हैं, या तो पब्लिक के कामों पे, जैसे रोड बना दिया, बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिए, डैम बना दिए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आर्मी पे खर्च, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च और सब्सिडी देने पर। और ऐसे ही गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से होती है, तो टैक्सेस से होती है, या पब्लिक से बोरोइंग से, या बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो जब वहाँ पे एक्सेस डिमांड होगी, मतलब लोगों का पैसा कम अधिक है, तो हमने उनकी पैसा कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी और इनकम अपनी इंक्रीज करा देगी एक्सेस डिमांड में। डेफिसिट डिमांड के अंदर हमने पब्लिक की इनकम इंक्रीज करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी ताकि गवर्नमेंट का खर्चा लोगों की क्या बन जाए, इनकम बन जाए। और गवर्नमेंट लोगों से अपनी टैक्स के रूप में इनकम कम लेगी ताकि उनके पास इनकम बची रहे और वो अपनी डिमांड ज़्यादा करें। सेकंड हम टॉपिक करेंगे बेटा, सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी, हु इज मेक द मॉनेटरी पॉलिसी, बाय द आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सप्लाई ऑफ क्रेडिट और मनी इन द इकोनॉमी। ऐसी कोई भी पॉलिसी जो रुपए की सप्लाई के लिए बनाई गई है, रुपए की सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी के दो पार्ट हैं बेटा, एक कौन सा पार्ट है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और एक कौन सा है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का इफेक्ट पूरी ऑल सेक्टर पे पड़ता है बेटा, पूरी होल इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। और कोई सिलेक्टेड सेक्टर पे कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई पॉलिसी बनाती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल करने के वो इंस्ट्रूमेंट विच फोकस ऑन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जिसका फोकस पूरी इकोनॉमी के सभी सेक्टर पे होता है। यानी एनी वन स्टेप विच इज टेकन बाय आरबीआई विच इफेक्ट द होल इकोनॉमी। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बेटा, दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, रुपए को कंट्रोल करने के वो इंस्ट्रूमेंट जिसका फोकस सिलेक्टेड सेक्टर पे होता है इकोनॉमी के, पूरे ऑल सेक्टर की बजाय कुछ विशेष सेक्टर पे इन्फ्लेशन व डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम पहले डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है बेटा, यहाँ पे बैंक रेट, जिस रेट पे आरबीआई से छोटे बैंक लोन लेते हैं। मान लो कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है यहाँ पे 1 लाख का, और उसके ऊपर मान लो वहाँ पे उसने लोन पे इंटरेस्ट दिया है 10%, दैट इज कॉल्ड ए बैंक रेट। सीआरआर क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट अमाउंट का कुछ परसेंट कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। और एसएलआर क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट अमाउंट का कुछ परसेंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी के रूप में खुद अपने पास कैश रखना पड़ता है। रेपो रेट क्या होती है बेटा, इसका रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, जब कोई कमर्शियल बैंक अपनी एसेट दोबारा परचेज करने के लिए आरबीआई से लोन लेता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया। बैंक रेट में भी लोन लिया बेटा, और रेपो रेट में भी आरबीआई से लोन लिया है, लेकिन ये लोन लेते हैं कैश क्राइसिस को दूर करने के लिए। और जबकि ये लोन छोटे बैंकों ने क्यों लिया बेटा, कोई चीज़ परचेज करने के लिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जब कोई कमर्शियल बैंक रिच है, अमीर है, तो वो अपनी डिपॉजिट अमाउंट कहाँ जमा कराएगा, आरबीआई के पास।
उस डिपॉजिट अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बेटा, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई आरबीआई इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट के अंदर आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेटा इन्फ्लेशन में हर चीज़ के प्राइस क्या होते हैं बेटा, बढ़ते हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, हर रेट को इंक्रीज कर देगा, मोटी सी बात है। तो अगर कहते हैं कि इफ़ देर इज अ इन्फ्लेशन तो बैंक रेट इज आल्सो इंक्रीज, CRR आल्सो इंक्रीज बाई आरबीआई, SLR आल्सो इंक्रीज बाई आरबीआई, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज आल्सो इंक्रीज बाई आरबीआई। अब कहोगे जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मान लो आरबीआई से हमने लोन लिया है 10% की रेट से, तो हम यही आगे पब्लिक को लोन देंगे मान लो 12% की रेट से। अब देखा अभी पब्लिक के पास पैसा बहुत है, डिमांड अधिक कर रहे हैं, तो हमने पब्लिक का पैसा कम करना, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा, 15% कर देगा। जब छोटे बैंकों को बड़े बैंक से लोन कॉस्टली मिलता है तो वो भी क्या करेंगे बेटा, वो आगे लोन पे इंटरेस्ट की रेट क्या कर देंगे, हाई। और लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा तो वो लोग या पब्लिक पैसा लोन का लेना कम कर देंगे। लोन कम लेंगे तो डिमांड भी क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे। मीन्स इफ़ देर इज़ अ इन्फ्लेशन एवरी रेट शुड बी इंक्रीज बाई आरबीआई। और बेटा डिफ्लेशन में हर चीज़ के भाव गिरते हैं तो आरबीआई भी क्या करेगा, हर प्रकार की रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ताकि लोगों को लोन लेना इजी हो, लोगों की तरफ पैसा जाए। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी क्या करेगा बेटा, पब्लिक को बेचेगा, ताकि पब्लिक से रुपया आरबीआई की तरफ आए। इन्फ्लेशन में हमने पब्लिक का जो रुपया है बेटा वो क्या करना है, कम करना है, ताकि लोग डिमांड कम करें। और वो कैसे पॉसिबल है, गवर्नमेंट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी सिक्योरिटी ऑफर कर देगा लोगों को लेने के लिए, तो अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में लोग वो सिक्योरिटी परचेज कर लेंगे, तो मतलब कि वो पैसा पब्लिक से कहाँ चला गया बेटा, गवर्नमेंट के पास। पब्लिक का पैसा कम हुआ तो डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन पहले ही अगर पब्लिक वहाँ पे डिफ्लेशन है, मींस लोगों के पास पैसा कम है, तो हमने पब्लिक का पैसा बढ़ाना है। तो वो पैसा कैसे बढ़ेगा बेटा, गवर्नमेंट क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटी लोगों से परचेज कर लेगा, तो ये गवर्नमेंट से पैसा कहाँ चलाएगा बेटा, पब्लिक के पास। सेकंड क्या बेटा हमें इसके अलावा ये सारे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बेटा, हमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका इफेक्ट पूरी होल इकोनॉमी के ऑल सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन में हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं तो बैंक भी क्या करेगा, हर रेट क्या कर देगा, इंक्रीज। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा बेटा, अपनी सिक्योरिटी मार्केट में सेल कर देगा। सेकंड हम इंस्ट्रूमेंट कौन से करते हैं बेटा, यहाँ पे क्वालिटेटिव जिसका इफेक्ट सेक्टर के सिलेक्टेड सेक्टर पे इसका फोकस होता है, या जिसका सिलेक्टेड सेक्टर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ये कौन कौन से बेटा, एक तो होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन या मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो हम किसी भी बैंक से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने लोन लिया, तो इसके बदले में हमने कोई ना कोई बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी। मान लो हमने 100 रुपये की कोई एसेट बैंक के पास एज सिक्योरिटी गिरवी रखी, तो बैंक ने हमारे को लोन दिया है मान लो 80 रुपीज़ का, तो इसका कितना डिफरेंस है बेटा, मतलब कि बैंक ने 20% हमारे को लोन कम दिया। 100 रुपये की चीज़ रखेंगे तो 80 रुपये ही लोन मिलेगा। तो ये क्या होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एसेट अमाउंट एंड लोन अमाउंट। एसेट के अमाउंट और लोन के अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अगर मान लो वहाँ पे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करना, हमने पब्लिक का पैसा कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को इंक्रीज कर देगा। मतलब कि जो भी 100 रुपये की एसेट गिरवी रखेगा उसको 30% काट के कितना लोन मिलेगा बेटा, 80 की बजाय 70 रुपीज़। तो इनडायरेक्ट वे से पब्लिक का पैसा कम हो गया बेटा।
तो इन्फ्लेशन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट की रेट इंक्रीज की जाती है आरबीआई के द्वारा। अगर ऑलरेडी ही वहाँ पे डिफ्लेशन है, मंदी है, तो मंदी के टाइम पे ये क्या कर देगा, इस रेट को कम कर देगा। भाई जो भी बंदा 100 रुपीज़ की एसेट गिरवी रखे उसको 10 रुपये कम यानी कि 90 रुपीज़ का लोन अवेलेबल होगा। तो लोगों के पास वही एसेट रखी थी बैंक के गिरवी, लेकिन अब पब्लिक की तरफ पैसा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मीन्स इन्फ्लेशन में हर रेट इंक्रीज करेगा और डिफ्लेशन में हर रेट क्या करेगा, डिक्रीज। अगला क्या होगा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि उधार लेने का एक कोटा फिक्स करना। अगर मान लो वहाँ पे ऑलरेडी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो क्या करेगा बेटा आरबीआई, लोगों को उधार यानी क्रेडिट का एक कोटा फिक्स कर देगा, उससे एक लिमिट बना देगा, उससे अधिक लोन नहीं मिलेगा, ताकि पब्लिक का पैसा कम जाए और डिमांड कम करें। और वहाँ पे ऑलरेडी डिफ्लेशन है, मंदी के टाइम पे क्या कर देगा बेटा आरबीआई, उस क्रेडिट यानी उधार लेने की कोटे को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। भाई कोई भी पर्सन कितने भी लिमिट तक लोन ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट है बेटा मॉरल प्रेशर, यानी कि इसके अंदर नॉर्मली आमतौर पे हर कमर्शियल बैंक पे बड़े बैंक का मॉरल प्रेशर होता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या होता है, उसका वो अपना बिहेव कैसे रखता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रखता सभी कमर्शियल बैंक में, ताकि वो अधिक लोन के रुपए प्रोवाइड पब्लिक को ना करें। जबकि अगर वहाँ पहले ही डिफ्लेशन है तो वहाँ पे तब बैंक क्या होता है, वहाँ पे लिबरल होता है, यानी कि वो अपने नरम उसका व्यवहार हो जाता है बेटा, तो वो अधिक रेट से लोन पब्लिक को लोगों से अवेलेबल होता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था बेटा, हाउ टू मेजर या हाउ टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं होती, एक्सेस में रेट इंक्रीज होते हैं, डेफिसिट में रेट डिक्रीज होते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेटरी गैप, इसमें क्या होता है, डिफ्लेटरी गैप। और दोनों प्रकार की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक आगे आता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाते हैं उसको फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। बजटरी पॉलिसी होती क्या है, गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू रिलेटेड पॉलिसी इज कॉल्ड बजटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, जब मान लो वहाँ पे इन्फ्लेशन है, तेज़ी है, तो लोगों का इनकम कम करनी है, तो अपने एक्सपेंस कम कर देगी और इनकम बढ़ा देगी, और डेफिसिट में ये रिवर्स कर देगी बेटा। सेकंड जो पॉलिसी बनाते हैं बेटा यहाँ पे, वो कौन बनाता है, आरबीआई। तो वो क्या होता है, मनी की सप्लाई से जो पॉलिसी होती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसके दो इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटिव जिसका एक इफेक्ट इकोनॉमी के होल सेक्टर पे पड़ता है, सेकंड कौन से बेटा, क्वालिटेटिव जिसका इफेक्ट इकोनॉमी के सिलेक्टेड सेक्टर पे पड़ता है। क्वांटिटिव के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। मोटी सी बात है, इन्फ्लेशन में हर चीज़ के भाव बढ़ते हैं तो आरबीआई भी हर रेट बढ़ाएगा, और डिफ्लेशन में हर रेट क्या कर देगा, कम कर देगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसको कौन से इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्वालिटेटिव जिसका इफेक्ट कुछ सिलेक्टेड सेक्टर पे पड़ता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी कि लोन की अमाउंट और एसेट के अमाउंट का डिफरेंस। राशनिंग ऑफ क्रेडिट यानी कि उधार लेने का कोटा फिक्स कर देगा, इन्फ्लेशन है तो डिफ्लेशन में वो कोटा रिमूव कर देगा। और मॉरल प्रेशर, अगर देर आर द इन्फ्लेशन सिचुएशन देन आरबीआई बिहेव इज रिस्ट्रिक्टेड, but in the deflation his behavior is a liberal. Thank you beta.